हेलो दोस्तों। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी की जो एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर रखी है उसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक योजना का अवलोकन, या आज हम है यो आर्थिक योजना के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग, नीति आयोग, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक योजना का अवलोकन। ठीक है, तो आज हम आर्थिक योजना या इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? आर्थिक नियोजन क्या है? द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेज, बाजार की कीमतों के आधार पर संसाधनों का आवंटन। ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेज एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। एक ए स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट ऑल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सभी सरकारी हस्तक्षेपों को खत्म करने की रणनीति। या ए फिलोसॉफी एडवोकेटिंग कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के पूर्ण निजीकरण की वकालत करने वाला एक दर्शन। तो जो आर्थिक नियोजन है वह है आर्थिक गतिविधियों आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेज एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, की आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, कि भारत ने केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन की प्रणाली कब अपनाई? आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल के दौरान, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की शुरुआत में, या इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत में। तो जो भारत ने केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन की जो प्रणाली अपनाई थी वह जो 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो उसके बाद ही भारत ने जो केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपना ली थी। ठीक है, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी? कौन सा दस्तावेज भारत की आर्थिक नीति के उद्देश्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, या फिर नेशनल बजट, राष्ट्रीय बजट। तो जो भारत की आर्थिक नीति है उसके जो उद्देश्य हैं और उसके सिद्धांत हैं उनको अगर कोई जो दस्तावेज है वह रेखांकित करता है तो वह पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वह भारत की आर्थिक नीति के जो उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं उनको रेखांकित करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज 5 ईयर प्लान्स? जो भारत की पंचवर्षीय योजना है उनको तैयार करने और लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक, या प्लानिंग कमीशन, नाव नीति आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग। ठीक है, तो जो भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको तैयार करने और लागू करने के लिए योजना आयोग जिम्मेदार है, जिसे अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन या अब नीति आयोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार योजना आयोग। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग? जो भारत की आर्थिक योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना, टू मैक्सिमाइज फॉरेन एड, विदेशी सहायता को अधिकतम करना, टू अचीव बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित और सतत आर्थिक विकास प्राप्त करना, या टू प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए अल्पकालीन मुनाफे को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो जो भारत की आर्थिक योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि संतुलित और सतत आर्थिक विकास प्राप्त करना, टू अचीव बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारत की आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य संतुलित और सतत आर्थिक विकास प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस वर्ष शुरू की गई थी? 1947, 1951, 1955 या 1960?
तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 या 1951 में शुरू की गई थी, 1951। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान एम्ड एट गरीबी हटाओ एरेडिकेट पॉवर्टी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, या एट्थ 5 ईयर प्लान, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था, उसकी जो उद्देश्य था वह गरीबी हटाओ था या गरीबी का उन्मूलन करना था। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना या गरीबी उन्मूलन करना था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। 21 पंचवर्षीय योजना में जो समावेशी विकास की अवधारणा है वह पेश की गई थी। 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना, या 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो समावेशी विकास की अवधारणा है वह जो समावेशी विकास की अवधारणा है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी, जिसे 11वीं पंचवर्षीय और बाद की सभी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, लेकिन यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। जो भारत की आर्थिक योजना है इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली, केवल तीव्र औद्योगिकरण प्राप्त करना। प्रमोटिंग अर्बनाइजेशन ओनली, केवल शहरीकरण को बढ़ावा देना। अचीविंग बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास हासिल करना। या एलिमिनेटिंग एग्रीकल्चर, कृषि को खत्म करना। तो जो भारत की आर्थिक योजना है इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वह संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास को हासिल करना है। जो प्राइमरी गोल है इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग का वह है अचीविंग बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास हासिल करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर वाज द फोकस ऑफ द महालनोबिस मॉडल ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। जो आर्थिक नियोजन है इसके दौरान महालनोबिस मॉडल का फोकस किस क्षेत्र पर था? एग्रीकल्चर, कृषि, सर्विसेज सेवाएं, हैवी इंडस्ट्रीज भारी उद्योग, या फिर फॉरेन ट्रेड विदेश व्यापार। तो जो आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन के दौरान जो महालनोबिस मॉडल था इसका फोकस भारी उद्योग पर था, कि महालनोबिस मॉडल में लगभग भारी उद्योग थे उनका विकास किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज का। तो जो आर्थिक नियोजन के दौरान जो महालनोबिस मॉडल था इसका फोकस भारी उद्योगों का विकास करना था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो आर्थिक नियोजन है इसमें जो ट्रिकल डाउन प्रभाव है इसकी अवधारणा का क्या महत्व है? इट एम्फसाइजेज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अमोंग द रिच, यह अमीरों के बीच धन की एकाग्रता पर जोर देता है। इट सजेस्ट दैट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ विल रीच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यह सुझाव देता है कि आर्थिक विकास से लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। इट प्रमोट्स पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर्स, या प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से गरीबी को कम करने का बढ़ावा देता है। या फिर इट डिस्कवरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है। तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट या ट्रिकल डाउन प्रभाव है यह अवधारणा है, यह सुझाव देती है कि जो आर्थिक विकास है उसका लाभ समाज के जो सभी वर्ग हैं उन तक पहुंचेगा। इट सजेस्ट दैट प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ विल रीच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि आर्थिक विकास से जो लाभ है वह समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई रिलेट टू इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। जो मानव विकास सूचकांक है वह भारत के जो आर्थिक योजना है उससे कैसे संबंधित है? इट हैज नो रिलेवेंस टू इकोनॉमिक प्लानिंग, इसकी आर्थिक नियोजन से कोई प्रासंगिकता नहीं है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन फॉरेन एड ओनली, इसका उपयोग केवल विदेशी सहायता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इट मेजर्स ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, यह आय, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित समग्र विकास को मापता है। या इट इवेलुएट्स ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यह केवल औद्योगिक विकास का मूल्यांकन करता है। तो जो मानव विकास सूचकांक है एसडीआई है यह
भारत की आर्थिक योजना से संबंधित है कि यह आय, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित समग्र विकास को मापता है। इट मेजर्स ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। यह आय, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित समग्र विकास को मापता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत का जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1960 या 1971? तो जो भारत में योजना आयोग है उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, या 1950 में हुई थी। 1950 में भारत के योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? भारत में जो योजना आयोग है उसकी प्राथमिक भूमिका क्या थी? टू रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को विनियमित करना। टू डेवलप लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और नीतियां विकसित करना। टू मैनेज द डिफेंस बजट, रक्षा बजट का प्रबंधन करना। या टू ओवरसी द जुडिशरी, न्यायपालिका की निगरानी करना। तो जो भारत की जो योजना आयोग है उसकी प्राथमिक भूमिका थी कि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और नीतियां विकसित करना। टू डेवलप लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डज नीति आयोग कंट्रीब्यूट द इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग? नीति आयोग भारत की आर्थिक योजना में किस प्रकार योगदान देता है? इट हैज नो रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इट फॉर्मुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स पॉलिसीज इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स, यही राज्यों के परामर्श से नीतियां तैयार और समन्वित करता है। इट सोली फोकसेस ऑन अर्बन प्लानिंग, है पूरी तरह से शहरी नियोजन पर केंद्रित है। या इट प्रमोट्स सोशलिज्म इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, या आर्थिक नीति में समाजवाद को बढ़ावा देता है। तो अगर नीति आयोग भारत की आर्थिक योजना में किस प्रकार से योगदान देता है इसके बारे में सोचा जाए तो यह राज्यों के परामर्श से नीतियां तैयार और समन्वित करता है। इट फॉर्मुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स पॉलिसीज इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स, कि जो नीति आयोग है वह राज्यों के परामर्श से नीतियां तैयार और समन्वित करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया? जो भारत में विकेंद्रीकृत योजना है इसका क्या महत्व है? इट लिमिट्स द रोल ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, यह आर्थिक नियोजन में राज्यों की भूमिका को सीमित करता है। इट एनकरेज सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यह आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यह योजना और विकास में स्थानीय सरकारों की भागीदारी शामिल करता है। या इट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इससे उद्योगों का निजीकरण होता है। तो जो भारत में जो विकेंद्रीकृत योजना है इसका महत्व है कि इसमें योजना और विकास में स्थानीय सरकार है उनकी भागीदारी शामिल है। इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जो विकेंद्रीकृत योजना है इसका महत्व है कि इसमें योजना और विकास में स्थानीय सरकार है उनकी भागीदारी शामिल है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, which constitutional amendment made decentralized planning mandatory in India? कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में विकेंद्रीकृत योजना को अनिवार्य बना दिया? 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट या 86th अमेंडमेंट? की 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो भारत में अगर विकेंद्रीकृत योजना को अनिवार्य करने की बात करें तो जो 73rd अमेंडमेंट या 73वां संविधान संशोधन था उसने भारत में विकेंद्रीकृत योजना को अनिवार्य बना दिया। 73rd अमेंडमेंट या 73वां संशोधन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, what are the bodies responsible for decentralized planning at the district and local levels? कि कौन कौन से निकाय हैं जो जिला और स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के लिए जिम्मेदार हैं? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायतें और नगर पालिकाएं, स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली, केवल राज्य सरकारें, या सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओनली, केवल केंद्र सरकारें? तो जो जिला और स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना को जो लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं उसमें है नगर पालिकाएं और पंचायतें। नगर पालिकाएं और पंचायतें, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ठीक है, तो जो नगर पालिकाएं और पंचायतें हैं वह जिला और स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभाज इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग? जो विकेंद्रीकृत योजना है इसमें ग्राम सभाओं की क्या भूमिका है? दे हैव नो रोल इन प्लानिंग, योजना बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, वे केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। दे प्ले ए की रोल इन लोकल लेवल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वे स्थानीय स्तर की योजना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या दे फोकस ओनली ऑन अर्बन प्लानिंग, वे केवल शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो विकेंद्रीकृत योजना है उसमें जो ग्राम सभा है उनकी भूमिका है कि वे स्थानीय स्तर पर योजना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले ए की रोल इन लोकल लेवल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो ग्राम सभा है वे स्थानीय स्तर की जो योजना है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग? जो विकेंद्रीकृत योजना है इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। बॉटम टू अप अप्रोच, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण। या सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत। ठीक है, जो केंद्रीकृत योजना है उसका जो प्रमुख सिद्धांत है वह है कि नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण, बॉटम अप अप्रोच, की इसमें पहले जो नीचे के स्तर के ग्राम सभा पंचायत हैं उनका विकास किया जाए, उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग फेस? की भारत की जो आर्थिक योजना है उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, संसाधनों और राजनीतिक स्थिरता की कमी। ओवर एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास पर अत्यधिक जोर। लो पॉपुलेशन ग्रोथ, कम जनसंख्या वृद्धि। या एक्सेसिव फोकस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर अत्यधिक ध्यान। तो जो भारत की आर्थिक योजना है उसको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसमें सबसे पहली है संसाधनों की और राजनीतिक स्थिरता की कमी, कि संसाधन भी कम है और राजनीतिक स्थिरता भी नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आर्थिक योजना की जो चुनौतियों को सामना करना पड़ता है आर्थिक योजना को, उनमें पहली है संसाधनों और राजनीतिक स्थिरता की कमी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स थ्रू इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग? कि भारत की जो आर्थिक योजना है उसके माध्यम से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखी गई हैं? ओनली हैवी इंडस्ट्रीज, केवल भारी उद्योग। बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र। ओनली सर्विसेज सेक्टर, केवल सेवा क्षेत्र। या ओनली द डिफेंस सेक्टर, केवल रक्षा क्षेत्र। तो भारत की आर्थिक योजना के माध्यम से जो कृषि क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है दोनों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखी गई हैं। बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, की कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में भारत की जो आर्थिक योजना है उसके माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग? की जो भारत की आर्थिक योजना है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उनकी क्या भूमिका है? दे हैव नो रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। दे एनकरेज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वे उद्योगों के निजीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। दे प्रमोट कंपटीशन इन द प्राइवेट सेक्टर, वे निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। या दे प्ले ए स्ट्रेटेजिक रोल इन की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वे अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। तो जो भारत की आर्थिक योजना है उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके उद्यमों की जो भूमिका है वह है कि वह अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्रों में जो रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। दे प्ले ए स्ट्रेटेजिक रोल इन की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वे अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग? जो भारत का जो आर्थिक नियोजन है उसमें हरित क्रांति का क्या महत्व है? इट एम्ड टू डिक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को कम करना था। इट डिस्करेज्ड द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, इसने आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग को हतोत्साहित किया है। इट लेड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, इससे जो खाद्य उत्पादन है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। या इट फोकस्ड सोली ऑन अर्बन डेवलपमेंट, यह पूरी तरह से शहरी विकास पर केंद्रित था। तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हरित क्रांति का महत्व है वह यही है कि इससे जो खाद्य उत्पादन है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इट लेड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन,
कि जो आर्थिक योजना में जो हरित क्रांति है उससे खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी रिडक्शन? जो भारत की आर्थिक योजना है वह गरीबी उन्मूलन में किस प्रकार से योगदान देती है? इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, क्या इसका गरीबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इट फोकसेस सोलली ऑन अर्बन डेवलपमेंट, यह पूरी तरह से शहरी विकास पर केंद्रित है। इट एम्स टू अचीव बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस पॉवर्टी, यह लक्ष्य गरीबी को कम करने के लिए संतुलित और समावेशी विकास हासिल करता है। इसका जो लक्ष्य है वह गरीबी को कम करने के लिए संतुलित और समावेशी विकास हासिल करना है। यह इट प्रमोट्स इनकम इनइक्वलिटी, यह आय असमानता को बढ़ावा देता है। तो भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें जो गरीबी उन्मूलन है वह या उसका लक्ष्य गरीबी को कम करने के लिए संतुलित और समावेशी विकास हासिल करना है। It aims to achieve balanced and inclusive growth to reduce poverty, इसका लक्ष्य गरीबी को कम करने के लिए संतुलित और समावेशी विकास हासिल करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? एग्रीकल्चर, कृषि, सर्विसेज, सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण या डिफेंस रक्षा? तो अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें, भारत की जो जीडीपी है उसमें जो अगर सबसे अधिक योगदान कोई क्षेत्र देता है तो वह है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस द एग्रीकल्चर सेक्टर? जो भारत की जो आर्थिक योजना है वह कृषि क्षेत्र को किस प्रकार संबोधित करती है? इट नेग्लेक्ट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, यह कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करता है। इट फोकसेस सोलली ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, यह पूरी तरह से फसल उत्पादन पर केंद्रित है। इट एम्स टू एनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण को बढ़ाना है। इट एनकरेज लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यह औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रोत्साहित करता है। तो जो आर्थिक योजना में जो कृषि क्षेत्र है वह इस प्रकार संबोधित करता है कि इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण को बढ़ाना है। इट एम्स टू एनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण को बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड एट लिबरलाइजिंग एंड ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी टू ग्लोबल मार्केट्स? किस आर्थिक नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए उदार बनाना और खोलना था? ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉलिसी, हरित क्रांति नीति, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, आयात प्रतिस्थापन नीति, मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, नई आर्थिक नीति 1991? तो अगर किसी आर्थिक नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए उदार बनाना और खोलना था तो वह नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 थी, नई आर्थिक नीति 1991। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग? जो आर्थिक नियोजन है उसमें जो बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत के फोकस का क्या महत्व है? इट हैज नो रिलेवेंस ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके आर्थिक नियोजन में कोई प्रासंगिकता नहीं है। इट प्रमोट्स एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, या कृषि सब्सिडी को बढ़ावा देता है। इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस, यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन करता है। इट डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश को कम करता है। तो आर्थिक नियोजन में जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास पर जो अगर भारत के फोकस का महत्व देखें तो यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करता है। इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस, यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस द सर्विस सेक्टर? जो भारत की आर्थिक योजना है वह सेवा क्षेत्र को किस प्रकार संबोधित करती है? इट हैज नो फोकस ऑन द सर्विस सेक्टर, इसका सेवा क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं है। इट एनकरेज द सर्विस सेक्टर विदाउट एनी रेगुलेशन, यह बिना किसी नियमन के सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है। इट एम्स टू प्रमोट द सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। या इट डिस्करेज द सर्विस सेक्टर फॉर बीइंग लेबर इंटेंसिव, यह सेवा क्षेत्र को श्रम प्रदान होने के कारण कमजोर करता है।
तो जो भारत का जो आर्थिक योजना है उसमें अगर सेवा क्षेत्र को देखें तो वह या इसका उद्देश्य सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। ठीक है। It aims to promote the service sector to contribution to GDP. सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फॉरेन एड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। जो विदेशी सहायता है वह भारत की आर्थिक योजना में किस प्रकार योगदान देती है। इट हैज नो रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इट एनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यह आत्मनिर्भरता और घरेलू संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करता है। इट रिप्लेसेस द नीड फॉर डोमेस्टिक रिसोर्सेज, यह घरेलू संसाधनों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। या इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, यह सरकारी राजस्व का प्राथमिक स्रोत है। तो अगर विदेशी सहायता और निवेश के बारे में देखें तो जो विदेशी सहायता है वह भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें आत्मनिर्भरता और घरेलू संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करता है। इट एनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड डोमेस्टिक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, की है आत्मनिर्भरता और घरेलू संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें विदेशी सहायता आत्मनिर्भरता और घरेलू संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the role of foreign direct investment FDI in India's economic planning। जो भारत की योजना आयोग है उसमें जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है उसकी क्या भूमिका है। It has no role in economic planning, आर्थिक नियोजन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। It promotes इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यह आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देता है। इट ओनली बेनिफिट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स, यह केवल विदेशी निवेशकों को लाभ देता है। ठीक है। तो अगर भारत में जो आर्थिक योजना है उसमें एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका देखें तो इसका यही है कि यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भारत की जो योजना है, आर्थिक योजना है, उसमें जो एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका यही है कि यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What are the benefits of foreign institutional investment FII in India's economic planning। जो भारत की आर्थिक योजना है उसमें जो विदेशी संस्थागत निवेश है उसके क्या लाभ है। It has no benefits for economic planning, इसका आर्थिक नियोजन के लिए कोई लाभ नहीं है। It increases domestic savings, इससे घरेलू बचत बढ़ती है। It promotes agricultural growth, यह कृषि विकास को बढ़ावा देता है। या It increases fiscal deficit, इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। तो अगर भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें विदेशी संस्थागत निवेश या एफआईआई के लाभ देखें तो इससे घरेलू बचत बढ़ती है। या इट इंक्रीजेस डोमेस्टिक सेविंग्स, इससे जो घरेलू बचत बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस ट्रेड पॉलिसी। जो भारत की आर्थिक योजना है यह व्यापार नीतियों को किस प्रकार संबोधित करती है। इट हैज नो फोकस ऑन ट्रेड पॉलिसीज, इसका व्यापार नीतियों पर कोई ध्यान नहीं है। इट एनकरेज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, यह निर्यात प्रतिबंधों को प्रोत्साहित करता है। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड फॉरेन ट्रेड एंड रिड्यूसेस ट्रेड डिफिसिट, यह संतुलित विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है और व्यापार घाटे को कम करता है। या इट प्रमोट्स इंपोर्ट ओनली पॉलिसीज, यह केवल आयात नीतियों को बढ़ावा देता है। तो अगर भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें व्यापार नीतियों की बात करें तो यह संतुलित विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है और व्यापार घाटे को कम करता है। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड फॉरेन ट्रेड एंड रिड्यूसेस ट्रेड डिफिसिट। जो भारत की आर्थिक योजना है उसमें व्यापार नीतियों को यह संतुलित विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है और व्यापार घाटे को कम करता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the significance of India's membership in international organizations like the World Trade Organization in economic planning। जो आर्थिक नियोजन है उसमें विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की सदस्यता का क्या महत्व है। इट प्रमोट्स इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यह आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देता है। इट एनहेंसेस एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेड नेगोशिएशंस एंड एग्रीमेंट्स, यह वैश्विक बाजारों, व्यापार वार्ताओं और समझौतों तक पहुंच बढ़ाता है। इट डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यह विदेशी निवेश को कम करता है।
तो अगर आर्थिक विकास में अगर विश्व व्यापार जैसे संगठन या फिर अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भारत की सदस्यता है उसके महत्व के बारे में बात करें तो यह वैश्विक बाजारों, व्यापार वार्ताओं और समझौतों तक पहुंच बढ़ाता है। इट एनहेंसेस एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेड नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि जो आर्थिक नियोजन है उसमें विश्व व्यापार संगठन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें जो भारत की सदस्यता है उससे यह वैश्विक बाजारों, व्यापार वार्ताओं और समझौतों तक पहुंच बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। जो भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें समावेशी विकास क्या है। इट फोकसेस सोलली ऑन अर्बन डेवलपमेंट। यह पूरी तरह से शहरी विकास पर केंद्रित है। इट प्रमोट्स इनकम इनइक्वलिटी। यह आय असमानता को बढ़ावा देता है। इट एम्स टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर शेयर्ड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। या फिर इट एनकरेज ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यह केवल औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तो जो भारत में आर्थिक योजना है उसका उसमें जो समावेशी विकास की अवधारणा है वह है कि जो समावेशी विकास है उसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जो आर्थिक विकास है उसका लाभ समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको मिले। It aims to ensure that benefit of economic growth are shared by all sections of the society। जो समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ है इसका जो आशय है वह यह है या इसका लक्ष्य है वह यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस द एजुकेशन सेक्टर। जो भारत का जो आर्थिक योजना है वह शिक्षा के क्षेत्र को किस प्रकार संबोधित करता है। इट हैज नो फोकस ऑन एजुकेशन। इसका शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। इट एनकरेज प्राइवेट एजुकेशन ओनली। है केवल निजी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। इट एम्स टू एनहेंस एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच बढ़ाना है। या इट डिस्करेज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यह शैक्षिक सुधारों को कम करता है। तो भारत की जो आर्थिक योजना है उसमें शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो यह शिक्षा के क्षेत्र में इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच बढ़ाना है। इट एम्स टू एनहेंस एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। कि इसका उद्देश्य है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम एम्स एट एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज थ्रू राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन। ठीक है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकार आधारित कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, तो जो उद्देश्य आधारित या फिर कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जो आजीविका को सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है, तो उद्देश्य आधारित कानून के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा योजना चलाई गई है, इसमें रोजगार की लोगों को गारंटी दी गई है जिससे कि लोगों की जो आजीविका है वो सुरक्षित हो और उन्हें रोजगार और खाने के लिए भोजन मिले। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा है, यह उद्देश्य आधारित कानून है जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों की जो आजीविका है उसको सुरक्षित करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस द हेल्थ सेक्टर। की जो भारत की आर्थिक योजना है वह स्वास्थ्य क्षेत्र को किस प्रकार संबोधित करती है। इट हैज नो फोकस ऑन हेल्थ। इसका स्वास्थ्य पर कम ध्यान है या ध्यान नहीं है। इट ओनली प्रमोट्स प्राइवेट हेल्थ केयर। यह केवल निजी स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इट एम्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, रिड्यूस मटेरियल एंड मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एड्रेस डिजीज। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और बीमारियों का समाधान करना है। इट डिस्कवरेज हेल्थ केयर सर्विसेज। यह स्वास्थ्य सेवाओं को हतोत्साहित करता है। तो जो भारत की आर्थिक योजना है उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में पहुंच में सुधार करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और बीमारियों का समाधान करना है। ठीक है, इट एम्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एड्रेस डिजीज। ठीक है, जो आर्थिक योजना है उसका स्वास्थ्य क्षेत्र है वह
उसका जो उद्देश्य है वह है स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और बीमारियों का समाधान करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशल वेलफेयर? जो भारत का आर्थिक योजना है वह गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण को कैसे संबोधित करता है? इट हैज नो फोकस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, इसका गरीबी उन्मूलन पर कोई ध्यान नहीं है। इट प्रमोट्स कंसंट्रेटेड वेल्थ, यह केंद्रित धन को बढ़ावा देता है। इट इम्प्लीमेंट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड सोशल सेफ्टी नेट्स, यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करता है और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। इट ओनली फोकसेस ऑन अर्बन डेवलपमेंट, यह केवल शहरी विकास पर केंद्रित है। ठीक है, तो अगर भारत की आर्थिक योजना है उसको गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण के बारे में देखें तो यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करता है और सामाजिक सुरक्षा जाल है वह प्रदान करता है कि इट इम्प्लीमेंट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करता है और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? जो भारत की आर्थिक योजना है वह पर्यावरणीय स्थिरता को किस प्रकार संबोधित करती है? इट हैज नो फोकस ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसका पर्यावरणीय स्थिरता पर कोई ध्यान नहीं है। इट इनकरेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यह पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा देता है। इट एम्स टू अचीव ग्रोथ व्हाइल एंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन और संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास हासिल करना है। या इट सोली फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यह पूरी तरह से औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। तो अगर भारत की आर्थिक योजना की पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में देखें तो जो इसका उद्देश्य है वह पारिस्थितिक संतुलन और संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास हासिल करना है। इट एम्स टू अचीव ग्रोथ व्हाइल एंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, कि इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन और संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास हासिल करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज? जो भारत की आर्थिक योजना है वह नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन को कैसे संबोधित करती है? इट हैज नो फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर बल नहीं दिया गया है। इट एनकरेज इंक्रीज्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यह जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इट एम्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना है। या इट सोलली फोकसेस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यह पूरी तरह से गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर केंद्रित है। तो जो भारत के जो आर्थिक योजना है उसमें अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए और जलवायु परिवर्तन के संबंध में संबोधित करें तो इसका उद्देश्य है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना है। इट एम्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? जो भारत की आर्थिक योजना है वह शहरीकरण और सतत शहरी विकास को कैसे संबोधित करती है? इट डिस्करेज अर्बनाइजेशन, यह शहरीकरण को कम करने पर बल देता है। इट हैज नो फोकस ऑन अर्बन डेवलपमेंट, यह शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, इसका उद्देश्य स्थायी शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे और आवास है उसको बढ़ावा देना है। या इट एनकरेज रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एनी रेगुलेशन, यह बिना किसी नियमन के तेजी से शहरीकरण को प्रोत्साहित करता है। तो जो शहरीकरण आर्थिक योजना में सतत शहरी विकास के बारे में अगर देखें तो इसका उद्देश्य है वह स्थायी शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे और आवास को बढ़ावा देना है। इट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। ठीक है, जो आर्थिक योजना है वह शहरीकरण और सतत शहरी विकास में इसका उद्देश्य स्थायी शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे और आवास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Which sector has witnessed significant achievement due to India's economic planning? भारत की आर्थिक योजना के कारण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं?
ओनली एग्रीकल्चरल सेक्टर केवल कृषि क्षेत्र में, ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर केवल औद्योगिक क्षेत्र में, बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में, या सर्विसेज सेक्टर ओनली केवल सेवा क्षेत्र में। तो जो भारत के आर्थिक योजना के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में देखें तो वह कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध हुई हैं, बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की जो हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भारत की आर्थिक योजना है वह मानव विकास में किस प्रकार योगदान देती है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका मानव विकास पर कम प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट प्रमोट्स इनइक्वलिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यह शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में असमानता को बढ़ावा देता है। इट एम्स टू इम्प्रूव एजुकेशन हेल्थ केयर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और जीवन की जो समग्र गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। या इट ओनली फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यह केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है। तो जो भारत की आर्थिक योजना है उसका जो मानव विकास है उसके ऊपर जो प्रभाव है वह है कि इसका उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इट एम्स टू इम्प्रूव एजुकेशन हेल्थ केयर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है which challenge is associated with India's demographic dividend in economic planning, जो आर्थिक नियोजन है उसमें भारत के जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उससे कौन सी चुनौती जुड़ी हुई है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, लो यूथ पॉपुलेशन, कम युवा जनसंख्या, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट्स, प्रजनन दर में गिरावट, या रैपिड अर्बनाइजेशन तीव्र शहरीकरण। तो अगर आर्थिक नियोजन में भारत के जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उससे अगर कोई चुनौती जुड़ी हुई है तो वह है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, जो हमारे लिए एक चुनौती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डज इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस इनकम इनइक्वालिटी, जो भारत की आर्थिक योजना है वह आय असमानता को कैसे संबोधित करती है। इट प्रमोट्स इनकम इनइक्वालिटी, यह आय असमानता को बढ़ावा देता है। इट हैज नो फोकस ऑन इनकम इनइक्वालिटी, इसका आय असमानता पर कोई ध्यान नहीं है। इट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी थ्रू सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पॉलिसीज, इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा जाल और नीतियों के माध्यम से आय असमानता को कम करना है। या इट एनकरेज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या संसाधनों के असमान वितरण को प्रोत्साहित करता है। तो जो भारत की आर्थिक योजना है उसमें आय असमानता को देखें तो इसका जो उद्देश्य है वह सामाजिक सुरक्षा जाल और नीतियों के माध्यम से आय असमानता को कम करना है। इट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी थ्रू सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पॉलिसीज, इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा जाल और नीतियों के माध्यम से आय असमानता को कम करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक योजना में तकनीकी प्रगति की क्या भूमिका है। तो अगर भारत की आर्थिक योजना में तकनीकी प्रगति की क्या भूमिका है, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्ले इन इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। इट हैज नो रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, इसकी आर्थिक नियोजन में कोई भूमिका नहीं है। इट प्रमोट्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, या पुरानी तकनीक को बढ़ावा देता है। इट ड्राइव्स इनोवेशन प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, या नवाचार उत्पादकता और विकास को प्रेरित करता है। या इट ओनली बेनिफिट्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इससे केवल कृषि क्षेत्र को लाभ होता है। तो भारत के जो आर्थिक योजना है उसमें अगर तकनीकी प्रगति की भूमिका देखें तो यह नवाचार उत्पादकता और विकास को प्रेरित करता है। इट ड्राइव्स इनोवेशन प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज 5 ईयर प्लान सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस, कि किस देश की जो पंचवर्षीय योजना है उसने भारत की योजना प्रक्रिया के लिए प्रेरणा का काम किया। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान या जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या जर्मनी। तो अगर भारत की योजना प्रक्रिया के लिए प्रेरणा के रूप में देखे जाए तो जो चीन की जो थी 5 ईयर प्लान योजना थी उसने भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके लिए प्रेरणा का काम किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है What is the main difference between India's planning process and China's planning process, जो भारत की योजना प्रक्रिया और चीन की योजना प्रक्रिया के बीच मुख्य अंतर क्या है। China has no planning process, चीन के पास कोई योजना प्रक्रिया नहीं है। India focuses only on industrial growth, भारत केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। China's planning process is more centralized and state controlled, चीन की जो योजना प्रक्रिया है वह अधिक केंद्रित और राज्य नियंत्रित है।
या इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस इज मोर मार्केट ओरिएंटेड, भारत की योजना प्रक्रिया है वह अधिक बाजार उन्मुख है। तो अगर भारत की योजना प्रक्रिया और चीन की योजना प्रक्रिया के बीच अंतर देखा जाए तो वह यही है कि जो चीन की योजना प्रक्रिया है वह अधिक केंद्रीकृत और राज्य नियंत्रित है, जो चाइनाज प्लानिंग प्रोसेस इज मोर सेंट्रलाइज्ड एंड स्टेट कंट्रोल्ड। जो चीन की योजना प्रक्रिया है वह अधिक केंद्रीकृत और ये राज्य नियंत्रित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस कंपेयर टू द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज ऑफ द वेस्ट। जो भारत की योजना प्रक्रिया है उसकी तुलना पश्चिम के बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं से कैसे की जाती है। इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू वेस्टर्न इकोनॉमीज, भारत की योजना प्रक्रिया पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं के समान है। इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस इज मोर सेंट्रलाइज्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, जो भारत की योजना प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत और सरकार नियंत्रित है। इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस इज मोर मार्केट ओरिएंटेड एंड प्राइवेटाइज्ड, जो भारत की योजना प्रक्रिया अधिक बाजार उन्मुख और निजी है। या फिर इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस हैज नो रिलेवेंस ऑन ग्लोबल कंस्ट्रक्ट, की भारत की योजना प्रक्रिया है उसका वैश्विक संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो अगर जो वेस्ट या पश्चिमी की जो बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके कंपेयर में भारत की तुलना की जाए तो भारत की योजना प्रक्रिया है वह अधिक केंद्रीकृत और सरकार नियंत्रित है। इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस इज मोर सेंट्रलाइज्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फंडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। कि अगर कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है वह भारत में विकास परियोजनाओं के लिए धन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF या वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो भारत की विकास योजनाओं के लिए धन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है उसमें सबसे प्रमुख आता है वह है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जो आर्थिक विकास है, आर्थिक नियोजन है उसका भविष्य क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, आर्थिक नियोजन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग विल कंटिन्यू विद ए फोकस ऑन इंक्लूसिवली सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, समावेशिता, स्थिरता और नवाचार पर ध्यान देने के साथ आर्थिक विकास योजना जारी रहेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग विल फोकस सोलली ऑन अर्बन डेवलपमेंट, आर्थिक योजना पूरी तरह से शहरी विकास पर केंद्रित होगा। या इकोनॉमिक प्लानिंग विल फोकस ऑन प्रमोटिंग इनइक्वालिटी, आर्थिक नियोजन असमानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। तो जो भारत में आर्थिक नियोजन के भविष्य में अगर देखा जाए तो जो भारत में आर्थिक नियोजन का भविष्य है वह समावेशिता, स्थिरता और नवाचार पर ध्यान देने के साथ ही जारी आर्थिक योजना है वह जारी रहेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग विल कंटिन्यू विद ए फोकस ऑन इंक्लूसिवली सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। ठीक है, समावेशिता, स्थिरता और नवाचार पर ध्यान देने के साथ आर्थिक योजना जारी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ विल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इम्पैक्ट इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो तकनीकी प्रगति है वह भारत के भविष्य की आर्थिक योजना है उसको कैसे प्रभावित करेगी। दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग, इनका आर्थिक जो नियोजन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दे विल लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दे विल ड्राइव इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड न्यू इंडस्ट्रीज, वे नवाचार, उत्पादकता और नए उद्योगों को बढ़ावा देंगे। दे विल सोलली बेनिफिट द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इससे केवल कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। तो तकनीकी प्रगति के बारे में अगर बात करें तो भारत की जो भविष्य की आर्थिक योजना है उसमें तकनीकी प्रगति है वह नवाचार, उत्पादकता और नए उद्योगों को बढ़ावा देगी। या दे विल ड्राइव इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, नवाचार, उत्पादकता और नए उद्योग। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What role will India play in global economic planning and cooperation। जो वैश्विक आर्थिक योजना है और सहयोग है उसमें भारत क्या भूमिका निभाएगा। इंडिया विल हैव नो रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक प्लानिंग, वैश्विक आर्थिक नियोजन में भारत की कोई भूमिका नहीं होगी। इंडिया विल फोकस सोलली ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लानिंग, भारत पूरी तरह से घरेलू आर्थिक योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। इंडिया विल प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारत वैश्विक आर्थिक योजना के तहत सतत विकास में सक्रिय भूमिका निभाएगा। या इंडिया विल प्रमोट आइसोलेशनिज्म, जो भारत है वह अलगाववाद को बढ़ावा देगा। तो अगर वैश्विक आर्थिक योजना और सहयोग में अगर भारत की भूमिका को देखा जाए
तो वैश्विक आर्थिक योजना और सहयोग में जो भारत है वह वैश्विक आर्थिक योजना और सतत विकास में सक्रिय भूमिका निभाएगा। इंडिया विल प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, भारत वैश्विक आर्थिक योजना और सतत विकास में सक्रिय भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ विल इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। भारत की आर्थिक योजना है वह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता की चुनौतियों का समाधान कैसे करेगी। इट विल एनकरेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, या पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा देगा। इट विल इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज एडप्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों को एकीकृत करेगा। या इट विल सोलली फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, या पूरी तरह से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो भारत में जो आर्थिक योजना है उसमें अगर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता की चुनौतियों को देखें तो यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों को एकीकृत करेगा। इट विल इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज एडप्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन जो रणनीति है उनको एकीकृत करेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What will be the key factors shaping the future of India's economic planning? जो भारत की आर्थिक योजना है उसके भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख कारक क्या होंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओनली, केवल सरकारी हस्तक्षेप। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, जो तकनीकी प्रगति, वैश्विक रुझान और बदलती जनसंख्या की। ठीक है, अर्बनाइजेशन ओनली, केवल शहरीकरण। या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग विल बी एलिमिनेटेड, आर्थिक नियोजन समाप्त हो जाएगा। तो अगर आर्थिक योजना के भविष्य के जो आकार देने वाले प्रमुख कारक हैं उनके बारे में सोचें तो तकनीकी प्रगति, वैश्विक रुझान और जो बदलती जनसांख्यिकी है ये आर्थिक योजना के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख कारक होंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तकनीकी प्रगति, वैश्विक रुझान और बदलती जनसांख्यिकी है यह भारत की जो आर्थिक योजना है उसके भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख कारण होंगे। ठीक है, थैंक यू।